नमस्कार। आज मदर्स डे पर मातृशक्ति को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ एक अक्षर का नाम है जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, इसलिए हमें माँ के रूप में हर स्त्री का उसके पद के अनुरूप सम्मान आदर देना चाहिए। पुनः मैं ये कहना चाहूँगा, आज विश्व में, भारत में आधी आबादी स्त्रियों की है, मातृशक्ति की है, इसलिए उन सभी मातृशक्ति को आज के इस शुभ अवसर पर, मदर्स डे पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम ऐच्छिक हिंदी कक्षा 12 की जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 के प्रथम भाग, प्रथम अध्याय, प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में 2 कविताएं हैं। पहली कविता पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था देवसेना का गीत, जो कि सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली गई थी। और आज जो दूसरी कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत, ठीक उसी प्रकार से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कार्नेलिया के गीत का संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, तो इसके बारे में आइए हम श्यामपट्ट पर लिखी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए और कार्नेलिया का गीत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए, कार्नेलिया का गीत भी सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी बात, पहली कविता देवसेना का गीत वो स्कंदगुप्त नामक नाटक से ली गई थी, और यह है सुप्रसिद्ध नाटक दूसरा, जिसका नाम है चंद्रगुप्त का एक अंश है। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त नाम का जो नाटक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं जिसके कारण ये कार्नेलिया को गीत लिखना पड़ा। क्या कारण रहा, कौन कार्नेलिया थी, इसका थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है सम्राट सिकंदर। सिकंदर कौन था? आज जिसे यूनान के नाम से जाना जाता है, उसका शासक था, और उसकी एक बहुत बड़ी अभिलाषा थी पूरे विश्व को जीतने की। उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह एक निर्दयी, क्रूर और अहंकारी सम्राट था, लेकिन उसके जो लक्ष्य थे वो हमेशा बड़े होते थे, और उन्हें प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए उसने बड़ी सेना तैयार की, बड़े प्लान के साथ सारी योजनाएं बनाई और निकल पड़ा विश्व विजेता बनने के लिए। और इसी क्रम में भारत का नंबर आ गया। भारत के बहुत सारे स्थानों पर, क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया। आगे बढ़ते बढ़ते
और भारत का एक महान सम्राट, एक राजा जिसका नाम पुरु था। पुरु के साथ क्षत्रिय सरदार भी थे। उन्होंने सिकंदर को लोहा मना दिया और उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन सिकंदर दोबारा पुनः पूरी तैयारी के साथ आता है और पुरु को हरा देता है। लेकिन आगे बढ़ने पर जब उसने मगध की विशाल सेना देखी तो वो वापस लौट गया। ये तो थोड़ा सा सिकंदर का परिचय था। अब सिकंदर तो वापस चला जाता है, लेकिन उसका सेनापति, जिसका मैंने नीचे नाम लिखा है, सेल्यूकस, उसको और भारत में छोड़कर चला जाता है। सेल्यूकस कौन था? सम्राट सिकंदर का सेनापति। अब सेनापति की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया। वो अपने पिता के साथ यहीं रहती है। अब होता क्या है, कार्नेलिया के बारे में बता दे लिखा कि कार्नेलिया है जब भारत की धरती पर आती है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, यहाँ के जीवन मूल्यों को, भारतीय संस्कृति को देखकर इतनी प्रभावित होती है कि वो अपने आप को भारत का एक हिस्सा मानने लगती है। इसी दौरान वह सिंधु नदी के किनारे पर खड़ी होकर भारत के सौंदर्य को, प्राकृतिक छटा को, भारतीय संस्कृति को देखकर इतनी प्रभावित होती है कि वो क्या करती है, प्राकृतिक सौंदर्य को, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को और भारतीय संस्कृति के माध्यम से और इस गीत के रूप में, अपने शब्दों के रूप में छंदबद्ध कर देती है, और जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। तो कहने का मतलब ये है, अब थोड़ा समय, अगर विश्व के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्राट भारत में आया तो निश्चित रूप से वो भारतीय संस्कृति से, भारत की प्राकृतिक छटाओं से, भारत के सौंदर्य से, भारत के वैभव से, भारत की महत्ता से और भारत के गौरवमयी परंपरा को देखकर प्रभावित जरूर हुआ। और उसी के रूप में ये असर है वो कार्नेलिया पर भी पड़ा, और कार्नेलिया ने ये देखकर अपने शब्दों को, अपनी वाणी को एक गीत के रूप में लिखा, जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। ये तो था कार्नेलिया का गीत के संदर्भ प्रसंग, क्यों उसे लिखने पर मजबूर होना पड़ा। अब हम कार्नेलिया का जो गीत है उसका पहला पद है, बहुत छोटा सा गीत है लेकिन भारत की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। उसने भारत के गौरव को, भारत के ऐश्वर्य को, भारत की महिमा को और भारत की महत्ता पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है, जो इन पंक्तियों में हम पढ़ेंगे। अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सर। देखिए कुछ शब्द हैं। पहला है अरुण। अरुण कहते हैं लालिमा, लालिमा से युक्त। मधुमेह, मधुरता से युक्त या मिठास से युक्त कह सकते हैं। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज, बच्चों क्षितिज से कहते हैं वह स्थान जहाँ आकाश और धरती एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। सरस शब्द जैसा वैसा ही रस सहित
ताम्रस, इसके दो अर्थ हैं, एक तो तांबे जैसा, और यहाँ जो लिया गया है वो अर्थ है कमल, कमल भी इसका अर्थ होता है। गर्भ स्तय, पृष्ठ, विभा धरती पृथ्वी, नाच रहे तरु वृक्ष, शिखा चोटी या शिखर, मनोहर बहुत ही सुंदर, मनोहर बहुत सुंदर। अगर इस शब्द को तोड़ेंगे तो मन को हरने वाला, और मन को कब हरा जाता है? जब कोई बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। छिटका जीवन हरियाली मंगल कुमकुम, कुमकुम क्या होता है? एक लाल रंग का पदार्थ जिसका प्रयोग हम पूजा पाठ में, मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में करते हैं। आप सभी जानते भी हैं, वही कुमकुम है। अब देखिए इसका अर्थ करते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये जो भारत देश है वो लालिमा से युक्त है। पहले शब्द में हमारा जो भारत देश है वो लालिमा से युक्त है। साथ ही ये देश, ये देश का अर्थ है इसमें रहने वाले लोग, यहाँ के निवासी, वो कैसे हैं? उनका व्यवहार मिठास से भरा है, मधुरता से युक्त है। अर्थात हमारा भारत देश लालिमा से युक्त और मिठास या मधुरता से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों के व्यवहार, सद्व्यवहार को इन पंक्तियों के माध्यम से कार्नेलिया बता रही है। नंबर 2, दूसरा लाइन, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सहारा का अगर हम संदर्भ अर्थ देखें तो यहाँ ले सकते हैं आश्रय। इस देश की ये महिमा है कि यहाँ कोई अनजान भी आ जाता है तो उसको भी रहने के लिए स्थान दिया जाता है। क्षितिज को यहाँ कवि ने अनजान बताया है, वो किसी से गहराई से जुड़ा हुआ नहीं है, परिचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश, कार्नेलिया कहती है कि भारत एक ऐसा देश है, क्योंकि वो दूसरे देश से आते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अनजान है ही नहीं। इसीलिए यहाँ लिखा है कि इस भारत देश में अनजान क्षितिज है, उसको भी आश्रय मिल जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उसको भी क्षितिज के समान बड़े सम्मान के साथ रहने को जगह या आश्रय मिल जाता है। अब आते हैं अगली पंक्ति पर, सरस ताम रस गर्भ विभा पर। सरस माने रस से युक्त, तामरस माने कमल, गर्भ स्तय, विभा धरती पर। इस भारत की धरती पर जो कमल के फूल खिलते हैं वो बड़े रस से युक्त होते हैं। आगे है नाच रही तरु शिखा मनोहर। लालिमा शब्द जहाँ आता है वैसे अरुण सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, तो लालिमा किसकी? सूर्य की। अब उसी बात को यहाँ जोड़ा गया है, जब सुबह सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं तो यहाँ धरती पर गिरने से पहले वो कहाँ गिरेंगी? धरती पर गिरने से पहले सूर्य की किरणें जो पेड़ की चोटियों पर, पुंजियों पर गिरती हैं तो वे बड़े ही सुशोभित, बहुत ही सुंदर लगती हैं, और वो ऐसे लग रही हैं जैसे वो पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ के शिखर पर नृत्य कर रही हूँ। एक बार दोबारा देखें, जब भारत की धरती की सतह का वर्णन किया गया है कि सूर्योदय के समय, जब सुबह का समय होता है तो यहाँ कैसा लगता है? सूर्योदय के समय, सुबह के समय तांबे के समान रस, यानी कमल के जो फूल हैं वो रस से युक्त भारत की धरती पर खिलते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही
सूर्य की गिरने वाली जो किरणें हैं वृक्षों की चोटियों पर, शिखर पर गिरती हैं तो बहुत ही सुशोभित लगती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं, मानो वे उसकी चोटियों पर नृत्य कर रही हों, यानी उपमा दी गई है नृत्य के रूप में। अंतिम लाइन, छिटका जीवन पर मंगल कुमकुम सारा। इस पंक्ति के माध्यम से कार्नेलिया ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किससे जोड़ दिया? भारतीय संस्कृति का प्रतीक, मंगल कार्य, शुभ कार्य, पूजा के लिए जो पदार्थ काम में आता है कुमकुम, उससे। तो वो कहती है जब सूर्योदय का समय होता है तो सूर्य की किरणें जब हरी भरी भारत की धरती पर, हरी भरी भारत की धरती पर या हरियाली पर गिरती हैं तो ऐसे लगती हैं जैसे पूरे भारत की धरती पर कुमकुम बिखेर दिया गया हो। अब आप ये कहेंगे कुमकुम क्यों लगता है? इसका कारण यह है कि धरती है वो हरी भरी है, उस पर सूरज का जो प्रकाश गिरता है, सूरज की जो किरणें गिरती हैं वो लालिमा से युक्त है, तो इसलिए यहाँ उस लालिमा को कुमकुम से जोड़ा गया है। सुबह का, प्रातः काल का, उषा काल का इसमें इस पंक्ति में वर्णन है कि जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें हरियाली से युक्त धरती पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मंगल, शुभ का प्रतीक कुमकुम नामक जो पदार्थ है वो पूरी धरती पर बिखेर दिया गया हो। तो ये पहला पद था जिसके प्रत्येक पंक्तियों मैंने बहुत एक एक शब्द को लेते हुए बार बार इसकी व्याख्या कर दी, आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इसके विशेष बिंदु पर जिसे शिल्प सौंदर्य भी कहते हैं, भाषा। संस्कृत निष्ठ एवं परिष्कृत। नंबर 2, अलंकार। इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा, 3 प्रकार के अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। सौंदर्य कौन सा है? भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन। ये था हमारा कार्नेलिया के गीत के प्रथम पद की व्याख्या, शब्दों के अर्थ और विशेष। पहला बिंदु था कार्नेलिया का गीत लिखने के पीछे क्या कारण था, इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले सार बता दिया और पहले पद की व्याख्या, और उसके बाद विशेष बिंदुओं पर हमारी चर्चा हो गई। आप सभी ने आज जो कार्नेलिया का गीत हिंदी साहित्य अंतरा की पुस्तक है उसका पहला पाठ चल रहा है, दूसरी कविता है, उसको ध्यान से सुना, पढ़ा और गहराई से समझने की कोशिश की। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।